नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे घटनासार से यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स। आप जानते हैं 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस का प्री शेड्यूल्ड है, उस दिन होना है और उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घटनासार का करेंट अफेयर्स। इसे पढ़कर जाएं, रिवीजन करके अवश्य जाएं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी। प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश लाया गया 2024। इसमें 2 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के प्रारूप को 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। कब मंजूरी दिया गया? 25 जून 2024 को। 25 जून 2024 को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दिया गया। अभी विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया। अब राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकार या जो भी नामित संस्थान को शामिल किया गया है या विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण, पदोन्नति करने वाली परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। इसके दायरे में प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना, वेबसाइट बनाना आदि शामिल है। परीक्षा प्रभावित होने पर परीक्षा में आने वाले वित्तीय भार को सोल्वर गिरोह से वसूला जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उनकी संपत्ति कुर्क होगी। पेपर लीक से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं असमनीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान है। अगला जो है वो है ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। राज्य के रूप में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश राज्य उपयोक्ताओं की सूची में शीर्ष पर था। 23-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 220 केवी या उससे अधिक की 1460 CKM ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात इस मामले में दूसरे स्थान पर है। सरकारी कंपनी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 898 CKM ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। फिर आंध्र प्रदेश है चौथा स्थान पर। ठीक है, अब अगला जो है उसको हम देखते हैं। उसमें आरती को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको मिला है? आरती को। देख लेते हैं इसमें थोड़ा शॉर्ट कुछ भी होगा जो। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सरकार के पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवाओं लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया। पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है। यह पुरस्कार इंग्लैंड के लंदन में दिया गया, बर्किंघम पैलेस में। ठीक है, ये आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक है आरती। आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये पहल शुरू हुआ था। पिंक ई रिक्शा चालक है आरती और ये इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल कलूनी के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट नेशनल द्वारा दिया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द किया। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई द्वारा। गाजीपुर में स्थित है पूर्वांचल सहकारी बैंक, यहाँ पे लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। ये इसमें दिया हुआ है कि यह निर्णय बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी और अस्थायी आय बनाए रखने की विफलता के कारण दिया गया है। निर्णय किसके लिए कारण हुआ है? पूंजी और अस्थायी आय बनाए रखने की विफलता के कारण लिया गया। ठीक है, इस वित्तीय अपर्याप्तता के कारण आरबीआई ने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए यह विनियामक कार्रवाई किया है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि यह बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता है, जब अर्थात जमा स्वीकार नहीं करेगा। मौजूदा जमा राशि का भुगतान करना शामिल है। हालांकि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि बैंक के लगभग 99.51 जमाकर्ताओं को बीमाकृत सेवा तक उनकी जमा राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार बैंक के बंद होने के बीच कुछ वित्तीय राहत मिलेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो गारंटी जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करेगा, वो कितना का बीमा होगा? वो 5 लाख रुपए तक की बीमा की राशि होगी। अगला देखते हैं। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। एरोमा क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ लॉन्च किया गया है? एरोमा क्लस्टर, सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर, वो बाराबंकी के भगौली गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बाराबंकी के भगौली गांव में। और किसके द्वारा ये लाया गया है? CSIR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये लगा है बाराबंकी के भगौली गांव में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर। CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। CIMAP इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। अगला देखते हैं। यह क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CIMAP ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाले पुदीना की किस्म CIM उन्नति लगाई है। यह पौधे के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है। बहुत बढ़िया, ये पुदीना की किस्म है CIM उन्नति। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CIM उन्नति किसकी किस्म है? तो ये पुदीना की किस्म है, जो जैविक तनाव प्रतिरोधी है और कई बीमारियों और कीटों के प्रति यह प्रतिरोधी है। यह क्लस्टर संपूर्ण राज्य में किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। इस अवसर पर पुदीने का तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। पुदीना का तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयों का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग मिला है। 6 नए GI टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को GI टैग मिला है। वह 58 GI टैग के साथ तमिलनाडु दूसरा स्थान पर है। 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी, वाराणसी का तिरंगी बर्फी। 6 नए उत्पादों में एक थे वाराणसी का तिरंगी बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा दी थी। तो ये तिरंगा बर्फी कहाँ पे है? वाराणसी का। GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। इसका अवधि 10 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, GI टैग का जो अवधि होगा वो 10 वर्ष के लिए होगा। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में GI के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। GI को कौन नियंत्रित करता है? तो वस्तुओं का GI संकेतक GI अधिनियम है 1999। GI अधिनियम 1999 के तहत इसको संरक्षण मिलता है। अगला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री GI टैग प्रदान करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 6 जो GI टैग मिला है वो हम देख लेते हैं। एक है तिरंगा बर्फी वाराणसी का, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी वाराणसी का है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल को जो कास्ट करते हैं उसके क्राफ्ट को मिला है।
और एक तिरंगी बर्फी हुआ। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जो तिरंगी बर्फी है वो मेटल के कास्टिंग करके बनाया गया है, और ये दोनों वाराणसी में। मोदी जी तिरंगी बर्फी खा रहे हैं, इस तरह से याद कर लीजिए। अगला है थारू कढ़ाई। तो थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी में। थारू थारू जनजाति के बारे में आप जानते होंगे, और लखीमपुर खीरी में पाई जाती है, तो इसी हिसाब से थारू कढ़ाई ये याद कर लेंगे, लखीमपुर खीरी। बेत और बांस शिल्प बरेली में। बरेली में बांस। जरदोजी शिल्प ये भी बरेली में है। जरदोजी जरी लगा हुआ बांस, ऐसे याद कर लीजिए, जरी लगा हुआ बांस। जरी लगा हुआ बांस या बेत, ये कहाँ है? बरेली में। बरेली। जो झुमका गिरा था उसमें जरी लगा हुआ था उस बांस में, मतलब वो जो झुमका था बरेली वाला, है ना, वो बांस का बना हुआ था और उसमें जरी लगा हुआ था, ऐसे याद कर लीजिए, बरेली। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये पिलखुआ हापुड़। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ हापुड़। तो इस तरह से हम छह याद कर लेंगे। तिरंगी बर्फी वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, दो इधर हो गए। फिर बेत अब्बास और जरी दोजी, ये हो गया बरेली, दो दो चार हो गए। फिर थारू कढ़ाई हो गया लखीमपुर खीरी, 5 हो गया। और छठा हो गया हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये पिलखुआ हापुड़। अगला देखते हैं। नैमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति। एएमयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नैमा खातून। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इनको विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यरत द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिया जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए सूचना जारी किया, और प्रोफेसर खातून को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो रहेंगी, जो भी पहले हो उस हिसाब से। और एएमयू को बस 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। वाराणसी में 7वीं आई सार्क समन्वय समिति की बैठक हुई। आई सार्क समन्वय समिति की बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं आई सार्क समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। आई सार्क किससे संबंधित है? ये कृषि अधिकारियों की बैठक हुई थी। कहाँ? ये हुआ था वाराणसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सार्क का बैठक कहाँ हुआ है? वाराणसी में। इसमें कौन कौन शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आई सार्क में 7वीं आई सार्क समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी अनुसंधानों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब नए किस्म के चावल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो मीथेन उत्सर्जन कम करे और प्रीमियम गुणवत्ता वाली हो। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईसार्क सीधी बुआई वाले चावल और वैकल्पिक गीले और सुखाने वाले सर्वोत्तम कृषि विज्ञान एवं प्रबंधन प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं। DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास। डीएम सर्दी, ऐसे याद कर लीजिए, डीएम सर्दी ये कानपुर द्वारा सबसे हल्के डीएम सर्दे कानपुर द्वारा सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। किसके द्वारा हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है? डीएम सर्दे द्वारा। ठीक है, DRDO के कानपुर स्थित डीएम सर्दे ने देश के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्वक विकसित किया है। ठीक, यह जैकेट BIS 17051 के स्तर पर 6 लेवल के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। IIIT ने बनाई हाईटेक डाटा चिप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित IIIT के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डाटा की सुरक्षा हेतु एक आधुनिक डाटा चिप तैयार किया है। इस आधुनिक चिप को IIIT के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग ने तैयार किया है। ठीक है, चिप का सफल परीक्षण किया जा चुका है और यह चिप सभी महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।
यह चिप मेटा स्टेबिलिटी के कंसेप्ट पर डिज़ाइन किया गया है, जो एक विशेष तरह का रैंडम कोड जनरेट करेगा, जिससे हैक करना आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा है, हैक करना आसान नहीं होगा इस चिप को। अगला देखते हैं। छोटी आकार में होने के कारण यह चिप कम पावर का उपयोग करेगी। बहुत और बढ़िया है। ठीक है, तो ये ट्रिपल आईटी प्रयागराज स्थित ट्रिपल आईटी ने इसको बनाया है, इस चिप को। अगला देखते हैं। भारत का पहली स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण और विकास भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। देखिए, हम लोग को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को पढ़ना है। जो कोर पॉइंट है, जो कोर चीज़ है, बस उसे हम पढ़ते जाएंगे ताकि हमारा टाइम बच सके, टाइम वेस्ट ना करें बिना मतलब की चीज़ों में। ठीक है, तो हम सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उसे हम डिस्कस करते जा रहे हैं, और यही हमें याद भी रखना है। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्री में हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आप ऑप्शन सही से टिक कर सकें। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। बस ये हमें याद रखना, प्रोजेक्ट प्रवीण किसके लिए है, तो यह है कौशल प्रशिक्षण के लिए, और इसके तहत 71,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और यह देखते हैं, इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रवीण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट प्रवीण ये किसके लिए है? 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को स्किल प्रदान करता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को। योजना के अंतर्गत छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ आईटी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक सौंदर्य, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया स्टेप है, और ये निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बहुत अच्छा। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है वो। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें तो और कुछ विशेष नहीं है। वर्ष 2024 में इस परियोजना के लिए 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा विद्यालय, सबको भी इसमें शामिल किया गया है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिला में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है। बहुत अच्छा, इसको याद रखेगा। मोदी जी 56 इंच का सीना प्लस 1 साइबर पुलिस स्टेशन 57। ठीक है, इसे याद रखना है। 57 जिला में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए, अब तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि 18 मंडल में साइबर स्टेशन पहले से ही शुरू है। से 57 जिला में भी ऐसे स्टेशन स्थापित होंगे। अच्छा, 18 में पहले से स्थापित है, से 57 जो बच रहा है उसमें और स्थापित होने हैं। इस तरह से टोटल 75 जिला में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो जाएगा। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। बहुत अच्छा, डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनेगा? ये चित्रकूट में बनेगा। देश में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु प्रबंधन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दिया है। चित्रकूट जनपद के करवी खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। तो इसको भी याद कर सकते हैं, खुटरिया गांव, करवी खुटरिया गांव के पास, चित्रकूट में करवी खुटरिया गांव के पास ये हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल इतना 102 हेक्टेयर होगा। अगला देखते हैं। तो इसमें क्या, टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन, रोबोटिक्स आदि सबका निर्माण किया जाएगा। 102 हेक्टेयर में विकसित इस डिफेंस कॉरिडोर में 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क। यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित करने की योजना है। हाँ, तो वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। वेस्ट टू वंडर वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनेगा? प्रयागराज। और दर्शन पार्क कहाँ है? यह है लखनऊ में। दर्शन पार्क लखनऊ में। आपको मुख्यमंत्री जी का दर्शन करना होगा तो कहाँ जाना होगा? लखनऊ। अब वेस्ट टू वंडर प्रयागराज।
ऐसे भी यहाँ प्रयागराज तीनों नदियों का संगम है और यहाँ वेस्ट प्रवाहित होकर बहुत आता है, तो इस वेस्ट को बंडर बनाना है ना, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ों में कन्वर्ट करना है। एक तरह से ऐसे याद कीजिए, वेस्ट टू बंडर प्रयागराज। इस पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दिया गया है और इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले हो जाएगा। वेस्ट बंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके कलाकृतियां बनाई जाएगी। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित आईआईटी प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित रेलवे इंजन के निर्माण पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अभी कार्य हो रहा है। यह भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। इस इंजन के निर्माण और विकास के लिए आईआईटी कानपुर में एक अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार किया गया है। ठीक है, अगला वो देखते हैं, गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण पार्क। हाँ, गोंडा में कछुआ संरक्षण पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण पार्क। इस प्रयास का उद्देश्य होगा घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना। हाँ, तो ये कहाँ बनेगा? घाघरा नदी की सहायक सरजू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा गोंडा में। ठीक है, कछुआ का गोड़ नहीं होता है, इसे करके याद कीजिए, बहुत छोटा छोटा इससे होता है, इसी कारण बहुत धीरे धीरे बेचारा चलता है, तो गोड़ धीरे धीरे होता है, तो गोंडा, तो इसे गोड़ दिया जाएगा। एक तरह से हम लोग पैर को गोड़ बोलते हैं, है ना, गोड़, तो गोड़ से गोंडा। कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में, ये बनेगा गोंडा में सरजू नदी के किनारे। गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ कछुआ की विविधता भी है जो इस तरह के संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान है। इस परियोजना के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें 6 साल तक विभिन्न कछुआ की प्रजातियों की निगरानी की जाएगी। सरजू नदी का 2 किलोमीटर विस्तार मतलब क्षेत्र में ये सब होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे प्रजातियां ये सब पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन। गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ बन रहा है? गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कानपुर में। कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस इसका निर्माण कर रहा है और 4,000 नौकरियां, 3,000 करोड़ से अधिक का निवेश वाला यह विनिर्माण परिसर अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। अडानी डिफेंस को स्वामित्व वाला यह परिसर राज्य के रक्षा गलियारे के पहले चरण का प्रतीक है। तो कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 फरवरी 2024 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी द्वारा निर्मित यह रक्षा निर्माण परिसर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिसर होगा। बहुत बढ़िया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिसर होगा जो कानपुर में बन रहा है। यहाँ सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, इसे याद रखना पड़ेगा। नोएडा में डिजिटल साइबर, ऐसे भी आप देखते होंगे कि डिजिटल जो कंपनी और ऑफिसेज बहुत सारे हैं नोएडा में, साइबर वाले भी हैं, डिजिटल साइबर फोरेंसिक वाले भी हैं। तो डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ बन रहा है? नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इससे देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरे, फोन और अन्य जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकेगा। इस लैब में नष्ट हो चुके संचार उपकरणों और ड्रोन से भी डाटा रिकवर किया जा सकता है तथा ड्रोन के कमांड सेंटर का भी पता लगाया जा सकेगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब में स्वीडन और इजरायल के साइबर टूल का उपयोग किया गया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब में स्वीडन और इजरायल के साइबर टूल का उपयोग किया गया है। इसमें डाटा एक्सट्रैक्शन टूल लगाया जाएगा जिससे नष्ट हो चुके ड्रोन की चिप से डाटा पुनः प्राप्त किया जा सके। इससे नष्ट हुए उपकरण के ईमेल, फोटो और संदेश आदि को प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है
फोरेंसिक लैब स्थापित, साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित करना, है ना। इससे क्या है कि जो भी उपकरण में जो भी डाटा होंगे उसको रिकवर किया जा सकता है। अगला देखते हैं, जो भी जासूसी उपकरण हो, फ़ोन हो, ड्रोन हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, इस फोरेंसिक लैब से देश के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एनआईए, रॉ, सीबीआई, आईबी, ईडी, इन सभी सुरक्षा एजेंसियों को लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही आवश्यक है ये चीज़। उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बना है? प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है। ठीक है, प्रयागराज में ही छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है। प्रयागराज के बारे में अभी हम और कहाँ पे चर्चा किए थे? वो हम चर्चा किए थे वेस्ट टू वंडर, वेस्ट टू वंडर के लिए चर्चा किए थे, जहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है और सारा वेस्ट वहीं आकर जमा हो जाता है ना। तो वहाँ पे वेस्ट टू वंडर बना रहे हैं, वहीं पर छठा रेल कोच रेस्टोरेंट भी बना है। तो वेस्ट टू वंडर हम देखेंगे रेस्टोरेंट में बैठे बैठे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। अगला देखते हैं, तो गोरखपुर में ऐसे रेल कोच भी खोलने की योजना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस याद करना है। उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है 2024-25, इसको भी देख लेते हैं। बजट सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया, वित्त मंत्री हैं, और कब पेश किया गया? 5 फरवरी 2024 को, 5 फरवरी 2024 को। अच्छा, गोरखपुर में जो चौराचौरी कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के समय में, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। वो कब लिया था? वापस लिया गया था 12 फरवरी को। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी को। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 5 फरवरी, जिस दिन चौरी चौरा कांड हुआ था, उसी दिन 5 फरवरी 2024 को ये वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बस इसे याद करने के लिए, कोरिलेट करने का हमने प्रयास किया। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी को। ठीक है, तो वही 5 फरवरी 2024 को ये बजट लाया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के मुख्य बिंदु। प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? 7,36,000, 7,36,437। देखिए 36 है, 37 है, 7 है। ठीक है, 7,36,437, इसे इस तरह से याद रखना है। तो बजट का आकार कितना है? 7,36,437। अगला देखते हैं, बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित है। इसमें नई योजना कितनी है? 24,863। अगला देखते हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित है। ये 4 शब्द आ रहे हैं, महिला, युवा, महिला, किसान और गरीब। आप जानते हैं मोदी जी ने बोला था कि 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, तो उसी को समर्पित बजट है। प्राप्तियां क्या है? बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपये अनुमानित है। 7,21,333 हमारी प्राप्तियां हैं। कुल प्राप्तियों में इतना करोड़ राजस्व प्राप्तियां, जिसमें 7 में से 606 ये राजस्व प्राप्ति हैं और 114 ये हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। टोटल हमारा जो है राजस्व प्राप्ति कितना है? 7,21,000 और 3 है, तो 7,21,000, 7,21,333 ये हमारा प्राप्ति है, 7,21,000। और जो हमारा टोटल बजट था कितना था? 736 है ना हमारा टोटल बजट। फिर से इसको देखते हैं, 736,437 ये हमारा टोटल बजट है, जिसमें राजस्व प्राप्ति हमारा कितना है? 7,21,000, 3 ये हमने पढ़ा था। 7,21,000 में से 6.06 ये हमारा राजस्व प्राप्ति है और 1.14 ये हमारा पंजीकृत प्राप्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,88,000 है। अब देखिए राजस्व प्राप्ति जो है 606, इसमें से कर राजस्व कितना है? 488 है।
488। बाकी जो शेष बच गया वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 218, 218, 488, 218, ऐसे याद रखना है। कुल व्यय देखते हैं तो 7,36,737 हमने पढ़ा था, अनुमानित है। कुल व्यय 532 है। कुल व्यय कितना है? 532। राजस्व लेखा का व्यय है तथा 203 ये हमारा पूंजीगत व्यय है। 732 और 203, ठीक है, सॉरी 532, 532 और 2 लाख, इस तरह से याद कर लीजिए। बाकी जो बच गया वो हमारा पूंजीगत व्यय है। अब ये देखिए कि पूंजीगत व्यय हम कितना कम खर्च कर रहे हैं, राजस्व व्यय कितना अधिक है। तो ये भी हम लोग को सोचने का विषय है कि पूंजीगत व्यय यदि हम करेंगे नहीं तो हमारे अवसंरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कैसे निर्मित होगा, फिर स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा। यही चीज़ सेंटर के ऊपर भी लागू है। हम राजस्व व्यय बहुत ही ज़्यादा करते हैं, पूंजीगत व्यय बहुत ही कम होता है। अगला देखते हैं, समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 15,000 इतना रुपये का घाटा है। ये याद रखिएगा, हमारा घाटा जो है समेकित निधि से प्राप्तियों, समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने पर हमारा घाटा कितना हो जाएगा? 15,103, 15,103 हमारा घाटा है। ये 15,103, 15,103, 15,103 हमारा घाटा है। 15,103 इसे याद रखना, 15,103। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है। लोक लेखा से 5,000 आएगा। प्रारंभिक कोष 38,000 इतना के हिसाब लेते हुए अंतिम रूप से ये अनुमानित है। तो ये इतना बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बजट में राजस्व बचत 74,000, 147 अनुमानित है राजस्व बचत। 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 बजट के लिए राजकोषीय घाटा कितना है हमारा? 86,530, 86,530 हमारा राजस्व घाटा है, जो वर्ष के लिए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 है। इतने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो यही है, इसे हमेशा याद रखना पड़ेगा। 86,530 हमारा ये राजकोषीय घाटा है, 86,530, और जो है प्रतिशत में 3.46, प्रतिशत कितना है? 3.46, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। 3.46% हो गया। और हमारा मूल्य में यदि देखें तो यह है 86,530, 86,530। राजकोषीय घाटा 86,530, जो प्रतिशत में हो गया 3.46, 346, ऐसे याद रखिए, 346, 86,530, 86,530। अब देखते हैं जो धन का आवंटन किया गया है किस क्षेत्र में से कितना आवंटन किया गया। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में 76, 76 शिक्षा, शिक्षा 76, इस तरह से याद कीजिए, शिक्षा 76। ऊर्जा 57, ऊर्जा मोदी जी का 56 इंच का सीना प्लस 1 इंच और, ये 57 इंच ऊर्जा, 1 इंच और जुड़ जाएगा तो एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा कितना हो गया? 57। पुलिस 39, पूरा 40 नहीं हो पाया है, ये 39 ही रह गया। कौन? पुलिस, ठीक है। लोक निर्माण में 34, लोक निर्माण में 34, 34 वर्ष का युवा लोक निर्माण में बहुत पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे याद रख लीजिए 34, 34 या 35 के लगभग है ये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ये 27, स्वास्थ्य परिवार कल्याण कितना है? 27। नगर विकास के लिए 25, नगर विकास के लिए 25। देखिए 25 वर्ष लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? मिनिमम 25 वर्ष, है ना, 25 वर्ष। और जब 25 वर्ष का युवा कोई सांसद बनेगा तो नगर का विकास करेगा, 25 वर्ष का युवा सांसद बनेगा तो नगर का विकास करेगा, ग्रामीण विकास भी करेगा, ठीक है। ये भी 25,000 करोड़ है। नमामि गंगे के लिए 25,000 करोड़, उसके बाद नगर का, ग्राम का, सबका विकास करने के बाद गंगा को नमन करेगा, ये भी 25,000 करोड़ है। पंचायती राज के लिए 21 है। अब देखिए जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में आपको चयन लेना हो तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के लिए कितना है आयु? न्यूनतम 21 वर्ष। भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए भी 21, ठीक है, तो 21 से 21 याद करेंगे अपन। अब देखिए पंचायत में यदि भारी और मध्यम उद्योग लग जाए
तो कितना डेवलपमेंट हो सकता है। यदि 21 वर्ष का युवा जो मुखिया बना है, प्रधान बना है, वो पंचायती राज में भारी उद्योग लगाता है, तो उद्योगों मतलब ग्राम का कितना विकास हो सकता है, ग्राम सशक्त हो सकता है। तो इस तरह से हम इसे याद करेंगे। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो शिक्षा 76, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिक्षा को छीन के लाना पड़ेगा कहीं से भी, 76 छीन के लाना पड़ेगा, ठीक है, शिक्षा को। ऊर्जा मोदी जी 56 + 1 57। पुलिस 40 नहीं हो पाया था, 39 ही रह गया था ये। लोक निर्माण ये 35 34 या 35 था, 34-35 वर्ष का युवा लोक निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 27, ठीक है, 27 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हो गया। नगर विकास, ग्रामीण विकास, नमामि गंगे, ये तीनों का हमने पढ़ा था 25,000 करोड़। पंचायती राज भारी उद्योग 21 हो गया। अगला देखते हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर धन आवंटन। सर्व शिक्षा अभियान पर 21,000 करोड़। विधवा पेंशन 21 का 12 हो गया, है ना, 21 का उल्टा हो गया 12, पेंशन में 12 और सर्व शिक्षा अभियान पर 21। जल जीवन मिशन पे 22, 2-2 जल जीवन मिशन। देखो ये 2 पैर हमारे तभी खड़े रहेंगे, सॉरी 2 पैर ये तभी हमारे रहेंगे जब जल की उपलब्धता होगी, है ना। उससे जल जीवन मिशन 2-2 याद रखना है, 2-2 जल जीवन मिशन। मनरेगा के लिए 5,000 करोड़। बाकी सब छोटी छोटी जो भी योजना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर में जो हमने ये पढ़ा था, शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस, लोक निर्माण, इसे याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा शिक्षा, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस,